गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर शशिबाला तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, डीएवी पीजी कॉलेज सिवान। आज हम लोग प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। 1935 के अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। इसका जनरली हम लोग दो मीनिंग लगाते हैं। प्रांतों को केंद्र के नियंत्रण एवं हस्तक्षेप से स्वतंत्रता एवं प्रांतों में निर्वाचित विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी सरकार की स्थापना। इस अधिनियम के अनुसार प्रांतों में द्वैध शासन का अंत कर संरक्षित और हस्तांतरित विषयों का भेद मिटा दिया गया और सभी प्रांतीय विषय निर्वाचित विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंप दिया गया। इस प्रकार प्रांतों को शासन की स्वतंत्र राजनीतिक इकाई बना दिया गया। इसे ही हम प्रांतीय स्वराज्य, प्रांतीय स्वायत्तता या प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की संज्ञा देते हैं। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रांतों को वैधानिक व्यक्तित्व प्रदान किया गया। प्रांतों की कार्यपालिका शक्ति सम्राट के प्रतिनिधि गवर्नर के हाथ में थी। उसको सहायता एवं परामर्श देने के लिए मंत्री परिषद थी। गवर्नर को प्रशासनिक कार्यों में स्वविवेक की शक्तियां भी प्राप्त थी। इन विषयों में वह मंत्रियों से परामर्श नहीं लेता था। इस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के तहत प्रांतों में पहले से अधिक व्यापक मताधिकार के आधार पर निर्वाचित विधान सभा का गठन किया गया। 6 प्रांतों में 2 सदन थे जिन्हें विधान परिषद कहते थे। प्रांतों में स्वतंत्र कार्यपालिका, उच्च न्यायालय एवं प्रांतीय सेवाएं स्थापित की गई। इसमें 3 सूचियां थी जिसकी चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं, जिनमें केंद्र और प्रांतों के शासन संबंधी कानून एवं वित्तीय शक्तियों को आपस में बांट दिया गया। जिन विषयों पर केवल केंद्र कानून बना सकता था उसे संघीय सूची कहा गया और इसमें 59 सब्जेक्ट रखे गए, जैसे प्रतिरक्षा, वैदेशिक संबंध, आय, कर, डाक, तार, संघीय रेलवे, रेडियो इत्यादि। जिन विषयों पर केवल प्रांतीय सरकार ही कानून बना सकती थी उसे प्रांतीय सूची में रखा गया। इसमें 54 विषय थे। इसमें कानून और व्यवस्था, जंगल, स्थानीय स्वराज्य, न्याय, पुलिस, जेल, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, हेल्थ, ये सब डिपार्टमेंट थे। समवर्ती सूची में 36 विषय रखे गए थे, जिनमें मुख्य थे उद्योग धंधे, श्रमिक कल्याण, श्रमिक संघ, समाचार पत्र, दीवानी और फौजदारी कानून इत्यादि। समवर्ती सूची के विषय पर केंद्रीय और प्रांतीय दोनों ही सरकारें कानून बना सकती थी, परंतु विवाद की स्थिति में संघीय कानून ही लागू होता था। लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति में किसी भी बिल या संशोधन गवर्नर जनरल की पूर्व आज्ञा के बिना प्रांतीय विधानमंडल में पेश नहीं किए जा सकते थे। कुछ विशेष विधेयक गवर्नर जनरल की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखे जाते थे, जिन्हें स्वीकृत करना या नहीं करना या उसे लौटाना गवर्नर जनरल पर निर्भर करता था। गवर्नर जनरल किसी विधेयक को प्रांतीय विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए भी भेज सकता था। जो विषय मंत्रियों को दे दिए गए थे उन पर भी गवर्नर या गवर्नर जनरल हस्तक्षेप कर सकता था। जैसे कानून और व्यवस्था मंत्रियों के हाथ में था, किंतु साथ ही यह विषय गवर्नर जनरल तथा गवर्नर की विशेष जिम्मेदारी भी थी। गवर्नर एक संवैधानिक अध्यक्ष नहीं था, बल्कि कार्यपालिका, विधायिका एवं वित्त संबंधी अनेक अधिकार उन्हें प्राप्त थे। ऐसी स्थिति में प्रांतों में स्वायत्तता एक स्वप्न मात्र ही थी। इस एक्ट के अंतर्गत प्रांतीय विधानमंडल में अनेक सुधार लाए गए। उसका संगठन अधिक प्रजातांत्रिक बनाने की कोशिश की गई, सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई और उनका प्रत्यक्ष निर्वाचन होने लगा। इसमें यह कहा गया कि प्रांतीय शासन में गवर्नर की सहायता तथा सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद की नियुक्ति होगी। मंत्री गवर्नर द्वारा नियुक्त एवं पदच्युत किए जा सकते थे, परंतु जो निर्देश पत्र के अनुसार गवर्नर उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करता था जिसे विधानसभा में बहुमत प्राप्त था। इसके बाद वह मुख्यमंत्री के परामर्श से अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता था। भारत के अधिकांश राजनीतिक दल 1935 के अधिनियम के विरुद्ध थे, फिर भी वे प्रांतीय स्वायत्तता को व्यवहार में लाने के लिए तैयार थे। उसे कार्य रूप देने के लिए फरवरी 1937 में चुनाव कराया गया।
मद्रास, बिहार, बम्बई, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत भी प्राप्त हुआ तथा असम और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में कांग्रेस सबसे शक्तिशाली दल के रूप में उभर कर सामने आई। मुस्लिम लीग को बहुत कम सफलता मिली। ब्रिटिश भारत के मुसलमानों के 482 जो स्थान थे उसमें मुस्लिम लीग को केवल 51 स्थान ही प्राप्त हुए। कांग्रेस ने सरकार से आश्वासन मांगा कि गवर्नर दैनिक प्रशासन में मंत्रियों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे तथा संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। ऐसा आश्वासन नहीं मिलने पर कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाना स्वीकार नहीं किया और फलस्वरूप गवर्नरों के अंतरिम जो मंत्रिमंडल थे उन्हें अंतरिम मंत्रिमंडल बनाया गया, परंतु उन्हें विधानसभा में बहुमत प्राप्त नहीं था, जिसके चलते सरकार की कटु आलोचना की गई। अंत में विवश होकर वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने 21 जून 1937 को अपने भाषण में आश्वासन दिया, गवर्नर की विशेष जिम्मेवारियां उन्हें प्रांतीय प्रशासन में अनुचित हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं देती एवं गवर्नर जनरली मंत्रियों के परामर्श के अनुसार उन सब मामलों में काम करेंगे जिन मामलों में मंत्रियों को अधिकार दिए गए हैं। इस घोषणा के बाद कांग्रेस ने 7 जुलाई 1937 को अपने सदस्यों को पद ग्रहण करने की आज्ञा दे दी। अंतरिम मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र के बाद कांग्रेस ने हर प्रांतों उत्तर प्रदेश, बिहार, मद्रास, मुंबई, उड़ीसा एवं मध्य प्रांत में अपने मंत्रिमंडल बनाए। कांग्रेस ने उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत एवं आसाम में भी दूसरे दलों से मिलकर साझा मंत्रिमंडल बनाया। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ कोई गठबंधन नहीं किया। फलतः मुस्लिम लीग कांग्रेस का अधिक विरोध करने लगी और अशिक्षित मुसलमानों को पाकिस्तान कायम करने के लिए भड़काने लगी। इस प्रकार प्रांतीय स्वायत्तता के सिद्धांत को लेकर कांग्रेस कभी भी ब्रिटिश सरकार से समझौता नहीं किया। मध्य प्रांत के मुख्यमंत्री डॉक्टर एन.वी. खरे के विवाद में भी कांग्रेस आलाकमान ने गवर्नर के हस्तक्षेप का विरोध किया तथा खरे को हटाकर रविशंकर शुक्ल को मुख्यमंत्री बना दिया। डॉक्टर खरे ने बिना हाई कमीशन की अनुमति के ही 2 मंत्रियों को त्यागपत्र देने के लिए विवश किया था, जिसका अनुमोदन गवर्नरों ने कर दिया था। उड़ीसा के संवैधानिक संकट के मामले में भी ब्रिटिश सरकार को कांग्रेस की बात माननी पड़ी। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश और बिहार में राजनीतिक कैदियों के मामले में मंत्रिमंडल और गवर्नर के बीच घोर मतभेद उत्पन्न हो गया। मंत्रिमंडल द्वारा राजनीतिक कैदियों को मुक्त करने संबंधी निर्णय का विरोध गवर्नरों ने किया। फलस्वरूप मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दिया। बाद में वायसराय और कांग्रेस के आलाकमान दोनों ने मिलकर इस विवाद को सुलझाया, परंतु गैर कांग्रेसी प्रांतों में गवर्नर का आचरण बिल्कुल मनमाना था। वे अधिकतर मामलों में अपनी इच्छा अनुसार काम करते थे, क्योंकि उन प्रांतों में कांग्रेस जैसा ब्रिटिश विरोधी कोई भी संगठन नहीं था। जैसे पंजाब के गवर्नर ने राजनीतिक कैदियों को मुक्त करने के प्रश्न पर मुख्यमंत्री से परामर्श तक नहीं लिया। सिंध के गवर्नर ने बहुमत के बावजूद वहां के मुख्यमंत्री को अपदस्थ कर दिया और सिंध, बंगाल और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के गवर्नरों ने मुस्लिम लीग को विधानसभा में अल्पसंख्यक होते हुए भी उसको सत्तारूढ़ रखने का प्रयत्न किया। प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत मंत्रिमंडलों ने अपने कार्यकाल में सुचारू रूप से काम किया। मंत्रिमंडल ने सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर भी अमल किया। अल्पसंख्यक वर्गों को भी उचित प्रतिनिधित्व दिया गया। केवल उड़ीसा में ऐसा नहीं हो सका। यद्यपि 1935 के अधिनियम में संसदीय सचिव के बारे में कोई उल्लेख नहीं था, फिर भी इंग्लैंड की तरह यहाँ भी मंत्रियों की सहायता के लिए संसदीय सचिवों की नियुक्ति की गई। संसदीय सचिव राजनीतिक पद के थे तथा दल के उत्थान तथा पतन के साथ बदलते रहते थे। संसदीय सचिवों की नियुक्ति ने एक स्वस्थ परंपरा को जन्म दिया। प्रांतीय स्वायत्तता की कामयाबी के पीछे कांग्रेस आलाकमान का बहुत बड़ा योगदान था। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके सदस्य थे। कांग्रेस आलाकमान का कांग्रेसी मंत्रियों एवं विधायकों पर पूर्ण नियंत्रण रहता था। प्रांतों में कांग्रेसी मंत्री इसके अनुदेशों के अनुसार ही कार्य करते थे। संसदीय प्रणाली के लिए ऐसी परंपराएं अत्यंत आवश्यक होती है। यही कारण है कि इतने सारे सरकारी प्रतिबंधों के बावजूद
कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने बहुत कम समय में काफी प्रशंसनीय कार्य किए, जैसे कृषि, अकाल, शिक्षा, ग्राम सुधार, नशाबंदी, राजनीतिक कैदियों की मुक्ति, जमींदारी उन्मूलन एवं किसानों की रक्षा में सुधार के संबंध में भी उन्होंने अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किए। इस तरह हम लोग 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसका फेडरल फॉर्म देखे और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की चर्चा किए। इसके लिए भी तुम लोग वही बुक देखो जो कि फेडरल फॉर्म और 1935 के एक्ट के लिए हम लोग बताए हैं। इसको तुम लोग देखो, पढ़ो, समझो। इसमें यदि कोई कन्फ्यूजन हो, कोई दिक्कत हो तो हमसे बात करो, हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओके, ऑल द बेस्ट।